बाकी है जी द प्रोपोज्ड कोविड-19 कंपार्टमेंट मॉडल, यानी मैथमेटिकल मॉडल है, इसमें भी प्रपोज किया गया है जी कोविड-19 के डिस्कशन के लिए बेस्ड ऑन 216 मॉडल। आगे रेफरेंस 10 लिखा हुआ है, यानी इस पेपर में ये मैथमेटिकल मॉडल पहले को बनाया गया था, उस बेस पे यही मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया है इधर। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर स्प्रेडर्स इन द फैमिली ऑफ कोरोना वायरस, यानी ये जो 11 रेफरेंस है उन्होंने सुपर स्प्रेडर्स का कोई कोरोना वायरस में नाम दिया है और वो जो फैमिली सुपर स्प्रेडर्स का कंसेप्ट है वो उस मॉडल में यानी 2016 के मॉडल में यूज करके ये एक नया मॉडल बनाया गया। वी प्रपोज अ न्यू एपिडेमियोलॉजिकल कंपार्टमेंट मॉडल दैट टेक्स इनटू अकाउंट द सुपर स्प्रेडिंग फिनोमेना ऑफ सम इंडिविजुअल्स। तो एक नया एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल बनाया गया है जो सुपर स्प्रेडिंग का फिनोमेना रिप्रेजेंट कर रहा है। मोर ओवर वी कंसिडर अ फैटेलिटी कंपार्टमेंट रिलेटेड टू डेथ ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। तो यहाँ पे एक अलग कंपार्टमेंट बनाया गया है, एक अलग क्लास बना दी गई है जो कोरोना वायरस। वैसे तो इससे पहले वाले जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनमें वही जो इन्फेक्शस क्लास है उसमें ये एक्स्ट्रा एक डिजीज रिलेटेड डेथ रेट डाला जाता था। यहाँ पे एक अलग साथ क्लास ऐड की गई है, डिजीज क्लास, यानी कि जो कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो रही है उनकी एक अलग क्लास, एक अलग इक्वेशन बना दी गई है यहाँ पे। In doing so, the constant total population size is subdivided into 8 epidemiological classes. तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8 क्लासेस में डिवाइड की गई है। ससेप्टेबल क्लास, ऐसे जिनको बीमारी लग सकती है। एक्सपोज्ड क्लास, यानी जिनके अंदर वायरस एंटर हो गया लेकिन अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, अभी तक उसमें सिम्टम नहीं जाहिर हुए और वायरस वो डेवलप नहीं हुआ। सिम्टोमेटिक, जिनमें वायरस ज़ाहिर हो गया है, सिम्टम ज़ाहिर हो गए हैं और वो बीमारी फैला रहे हैं। एंड इन्फेक्शियस और सुपर स्प्रेडर क्लास, यानी जो बहुत ज़्यादा वो बीमारी, सुपर स्प्रेडर क्लास एक है वो जो बहुत ज़्यादा बीमारी फैला रहे हैं। इन्फेक्शियस बट एसिम्टोमेटिक क्लास, यानी वो बीमारी फैला रहे हैं लेकिन उनमें सिम्टम नहीं ज़ाहिर हुए, वो एसिम्टोमेटिक। जो हॉस्पिटलाइज हो गए। रिकवरी क्लास, जो रिकवर्ड हो चुके हैं। एंड फैटेलिटी क्लास, यानी जिनकी डेथ हो चुकी है, डेथ जो हो रही है जिनकी, वो एक क्लास ले ली गई है। ये सारे कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ये सारे दूसरे लफ्ज़ों में वेरिएबल ले लिए गए हैं और उससे ये मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया है। द मॉडल टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। अब ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है, देखें वो सारे वेरिएबल लेके SEIPAHRT और इनका डेरिवेटिव लेके ये सारा मैथमेटिकल मॉडल। आगे पैरामीटर की डिस्क्रिप्शन देखते हैं जी। विद बीटा क्वांटिफाइंग द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पर यूनिट टाइम पर पर्सन, यानी बीटा जो है वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है एक यूनिट टाइम में पर पर्सन का। यूनिट टाइम का मतलब ये है कि यूनिट टाइम, अब ये हमारी कंसिडरेशन है कि यूनिट टाइम हम एक दिन को ले रहे हैं, 5 दिन को ले रहे हैं, 10 दिन को ले रहे हैं, यानी कि जो पर यूनिट टाइम पर पर्सन ट्रांसमिशन हो रही है बीटा, वो रेट है। बीटा प्राइम क्वांटिफाइज हाई ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ड्यू टू सुपर स्प्रेडर, और बीटा प्राइम वो ट्रांसमिशन रेट है जो सुपर स्प्रेडर से ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कुछ जो है वो नॉर्मल फैला रहे हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे वो आपस में यानी कि गैदरिंग होगी, सोशल गैदरिंग होगी या और कोई इसी हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा जो बीमारियां फैला रहे होंगे, जहाँ ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, वो बीटा प्राइम है। एंड एल क्वांटिफाइज द रिलेटिव ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, और एल जो है वो हमारे पास ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा, वो सिंपल ट्रांसमिशन हो रही है, और एल वो फैक्टर है जो
कुछ हॉस्पिटलाइज्ड की वजह से आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो कोविड-19 के डॉक्टर्स जो आगे वो कर रहे होते थे, ट्रीटमेंट कर रहे होते थे पेशेंट्स का, उनको भी कोरोना हो गया था। तो वो किस वजह से जो हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन्स हैं उनके साथ रहने की वजह से या उनका ट्रीटमेंट करने की वजह से, तो वो एल जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस रेट से वो हॉस्पिटलाइज से वो ट्रांसमिशन हो रही है। हियर के द रेट एट विच एन इंडिविजुअल लीव्स द एक्सपोज्ड क्लास बाय बिकमिंग इन्फेक्शियस, कि वो रेट है जिस रेट से जो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं वो इस क्लास को एक्सपोज्ड को लीव कर रहे हैं, यानी जब वो वायरस एंटर हो जाता है इंडिविजुअल्स में, तो कुछ अर्सा तो उनमें सिम्टम ज़ाहिर नहीं होते, फिर उसके बाद या वायरस डेवलप होता है। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि जब सिम्टम ज़ाहिर हो गए तो वो इन्फेक्शियस क्लास में ट्रांसफ़र कर गए। फिर उसके बाद या तो ये है कि वायरस डेवलप हो गया और वो बीमारी फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन सिम्टम ज़ाहिर नहीं हुए तो वो एसिम्प्टोमेटिक क्लास में चले गए। और इसी तरह यानी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर उसके बाद एक है सुपर स्प्रेडर्स के, उसमें वायरस डेवलप हो गया और वो सोशल गैदरिंग में हिस्सा लेने लगे और बाकी वो सुपर स्प्रेडर में फिर ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरह की आगे है, आगे उनमें डिफरेंट के की आगे फिर प्रोबेबिलिटीज हैं, पोर्शन बने। रो वन इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोग्रेशन फ्रॉम एक्सपोज्ड क्लास सी टू एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शियस क्लास, यानी रो वन के का वो प्रोपोर्शन है जिस प्रोपोर्शन से वो इन्फेक्शियस क्लास में एंटर हो रहे हैं। रो टू इज a relative very low rate at which exposed individuals become super spreader। तो रो टू वो प्रोपोर्शन है के का जिससे वो सुपर स्प्रेडर क्लास में एक्सपोज जो है वो एंटर हो रहे हैं। वाइल वन माइनस रो टू, और इन दोनों का वन से माइनस करें तो वो जो रिमेनिंग प्रोग्रेशन रेट है के का वो प्रोपोर्शन है जिससे वो एक्सपोज जो है वो एसिम्प्टोमेटिक क्लास में एंटर हो रहे हैं। गैमा ए इज द एवरेज रेट एट विच सिम्प्टोमेटिक एंड सुपर स्प्रेडर इंडिविजुअल्स बिकम हॉस्पिटलाइज्ड। और गैमा ए वो रेट है जिससे इन्फेक्शियस और जो सुपर स्प्रेडर्स हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। गैमा आई इज द रिकवरी रेट विदाउट बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। तो जो गैमा ए है आई है वो इन्फेक्शन वो रिकवरी रेट है जो हॉस्पिटलाइजेशन के बगैर वो रिकवर होते हैं। एंड डेल्टा आई, डेल्टा पी एंड डेल्टा एच आर the disease induced death rate due to infected super spreader and hospitalized individual। तो कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनकी डेथ हो जाती है कोविड-19 से, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड कोविड-19 पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, और कुछ जो सुपर स्प्रेडर्स हैं जिनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो जाती है। तो उसकी वजह से ये जो रेट्स हैं डेल्टा आई, डेल्टा पी और डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये इधर से निकल के तो ये जो क्लास है डी टी जिसमें जा रहे हैं डेल्टा आई टी प्लस डी एफ बाई डी टी जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और वो फैटेलिटी की क्लास उसमें इस रेट से ये इधर इन्फेक्शन से आ रहे हैं, ये सुपर स्प्रेडर से आ रहे हैं और ये हॉस्पिटलाइज से आ रहे हैं इस रेट से। The transmissibility from asymptomatic individuals has been modeled in this way since if it was not apparent their behavior। यानी कि ये नज़र तो नहीं आ रहा उसका बिहेवियर उसमें, या ये क्लास उसमें कोई कंट्रीब्यूट तो नहीं कर ली, लेकिन फिर भी ये क्लास बना ली गई है। दिस क्वेश्चन इज अ कंट्रोवर्शियल इशू फॉर अपेयर इंडीड एट प्रेजेंट दिस क्वेश्चन इज अ कंट्रोवर्शियल इशू फॉर एपिडेमियोलॉजिस्ट। यानी ये जो क्वेश्चन है कि ये बिल्कुल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उसमें, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए ये कंट्रोवर्शियल इशू है। अब कंट्रोवर्शियल इशू किस तरह है ये, क्योंकि ये कुछ लोग कहते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो वो डेड बॉडी से बस वो वायरस भी डेड हो जाते हैं तो वो आगे नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डेड बॉडी से भी आगे वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल इशू है। तो इससे इस क्लास से मज़ीद आगे कहीं नहीं कोई ट्रांसफ़र हो रही, यानी जहाँ पे ये जूम कर रहे हैं कि बस वो इस क्लास में जा रहे हैं, आगे कहीं इसके साथ कोई इंटरेक्शन
रिफ्लेक्शन नहीं है। अ फ्लो चार्ट ऑफ द मॉडल वन इज प्रेजेंटेड इन फिगर वन। इसका फ्लो चार्ट इस तरह फिगर वन में रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखें तो फिगर वन में ये सारे कंपार्टमेंट्स के बॉक्सेस बनाए गए हैं और जिस कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ एरो है, इसका मतलब है कि उस रेट से वो उस कंपार्टमेंट से निकल के दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, यहाँ पे देखें कि ट्रांसमिशन जो है वो इसी डिस्टेंस में एन डिवाइड हो रहा है। तो आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियोस में जहाँ पे मैंने बताया था तीन टाइप के मैंने इंसीडेंस रेट्स बताए थे कि बाइलिनियर इंसीडेंस रेट, स्टैंडर्ड इंसीडेंस रेट और सैचुरेशन इंसीडेंस रेट। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो स्टैंडर्ड इंसीडेंस रेट यूज़ किया गया है वो कोविड-19 के मॉडल को फार्मूलेट करने के लिए। तो क्योंकि एन से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड इंसीडेंस रेट है जी। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द मॉडल। क्वालिटेटिव एनालिसिस जिस तरह मैंने पहले बताया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, यानी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, उनकी ग्लोबल स्टेबिलिटी, यानी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करें। और कैसे कैलकुलेट करें कि अल्फ़ा बीटा गामा ये सारे जो पैरामीटर दिए हुए हैं इनकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं बल्कि इसी तरह ये पैरामीटर लिखे हुए हों और फिर वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करें, तो उसको हम कहेंगे qualitative analysis. One of the most significant thresholds when studying infectious disease model which quantifies disease invasion or extension in a population is the basic reproduction number. यानी जो ज़्यादा सेंसिटिव थ्रेश होल्ड है किसी बीमारी की स्टडी में जो हमें बताता है कि आया कि बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है या बीमारी ख़त्म होगी, वो है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। In this section we obtain the basic reproduction number for our model. इस सेक्शन में जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है वो कैलकुलेट करते हैं कि एंड स्टडी द लोकल एसिम्प्टोटिकली स्टेबिलिटी ऑफ ए डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम, और डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम की लोकल स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर The basic reproduction number as a measure for disease spread in a population plays an important role in the course and control of an ongoing outbreak. तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर जो है जो मेजर कर रहा होता है कि डिजीज़ कितनी स्प्रेड हो रही है पॉपुलेशन में, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है डिजीज़ स्टडी में और उसकी कंट्रोल करने में। It can be understood as the average number of cases one infected individual generates over the course of its infectious period in an otherwise uninfected population। यानी ये हमें बताता है कि ऑन एवरेज एक बीमार बंदा अपने पूरे बीमारी के पीरियड के दौरान कितने बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है। यूजिंग द नेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स अप्रोच outline in Venn diagram what move to our model, the basic reproduction number can be computed by considering the below generation matrices F and V। तो ये वैन रेंट रेशियो वटमोव का जो मेथड है इसको यूज़ करके तो ये एफ और वी ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ये उस वीडियो में बताया गया है जिसमें मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कंप्यूट किया गया कंप्यूटेशन की प्लेलिस्ट में कि कैसे बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए एफ और वी कैसे बनाए जाते हैं। दैट इज द जैकोबियन मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस एंड द नेट रेट आउट ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपार्टमेंट्स और जे एफ एंड जे वी। तो ये जे एफ और जे वी इस तरह बनाए जाएंगे, आप जो इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स हैं वो लेके तो ये जे एफ और जे वी बनाए जाएंगे। इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स यहाँ पे ई आई लिए गए, ये चार कंपार्टमेंट लिए गए हैं। यहाँ से देखा जा सकता है कि ये बीटा ये वाला पहले ये कंपार्टमेंट लिया गया है, फिर उसके बाद ये एल बीटा एच, तो उसके बाद ये हमारे पास हॉस्पिटलाइज का कंपार्टमेंट लिया गया है, फिर उसके बाद जो बीटा प्राइम है ये पी का कंपार्टमेंट लिया गया है हमारे पास, यानी पहले ये ई कंपार्टमेंट लिया है, फिर ये ई एक कंपार्टमेंट लिया है, फिर उसके बाद एच कंपार्टमेंट लिया है, फिर उसके बाद पी कंपार्टमेंट लिया है,
एच और हाँ सॉरी ई कंपार्टमेंट, फिर उसके बाद आई कंपार्टमेंट, फिर पी कंपार्टमेंट और एच कंपार्टमेंट, ये चार कंपार्टमेंट लेके और उसमें से ये एफ और वी बनाए गए हैं जी। ये जा सकते हैं द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर आर नॉट इज ऑब्टेन्ड एज द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ एफ वी इनवर्स, फिर उस वी का इन्वर्स कैलकुलेट करके और उसका फिर एफ वी इनवर्स दोनों प्रोडक्ट लेके तो उसकी जो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम जो आइगन वैल्यू होगी वो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर होगा, वो रिप्रोडक्शन नंबर ये एक्सप्रेशन उधर से फाइंड किया जा सकता है। फॉर द पैरामीटर यूज्ड इन और सिमुलेशन सी टेबल वन, यानी जो सिमुलेशन में पैरामीटर यूज हुए हैं वो टेबल वन में दिखाए गए हैं। टेबल वन में ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी ये डिस्क्रिप्शन भी दी गई है और आगे उनकी वैल्यूज भी दी गई हैं जो सिमुलेशन में यूज होंगी, यानी जो ग्राफ में यूज होंगी। टू obtain आर नॉट 0.945, तो ये पैरामीटर वैल्यू जब सारी यहाँ पे आर नॉट में पुट करें तो आर नॉट की वैल्यू आ रही है 0.945। This means that the epidemic outbreak that has occurred in Wuhan as well as controlled by the Chinese authorities, इसका मतलब आर नॉट लेस देन 1 है, इसका मतलब यही है कि एक जो बीमार बंदा है वो ऑन एवरेज लेस देन 1 बंदों यानी 0 बंदों को बीमार कर रहा है, इसका मतलब है कि बीमारी जो है वो कंट्रोल हो रही है इसमें। लोकल स्टेबिलिटी in terms of the basic reproduction number, तो आप लोकल स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जी इन टर्म्स ऑफ बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर इसकी के लोकल स्टेबिलिटी जिस तरह मैंने आपको बताया है क्या है लोकल स्टेबिलिटी के किसी खास डोमेन के अंदर जब इनिशियल वैल्यूज ले उन वेरिएबल्स की तो फिर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करें को फिर हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस हो यानी पूरे पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट में से जिधर से मर्जी है वैल्यूज ले उनकी इनिशियल वैल्यूज और जो सोल्यूशन है वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को ये अप्रोच करे तो वो हम कहते हैं ये ग्लोबली स्टेबल है, ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जी नोटिंग दैट द टू लास्ट इक्वेशन एंड फिफ्थ ऑफ द सिस्टम आर अनकपल्ड टू द रिमेनिंग इक्वेशन वी कैन इजीली ऑब्टेन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम देख सकते हैं कि लास्ट वाली जो दो इक्वेशन हैं और जो फिफ्थ इक्वेशन है वो अनकपल्ड, अनकपल्ड का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ कहीं पे वो मैच नहीं हो रही, इंटरैक्ट नहीं कर रही, तो उसको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। और सॉल्यूशन उसका क्या आ जाएगा जी कि ए ऑफ टी इसके इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल 0 to t, यानी ए वाली जो है वो और आर वाली और एफ वाली उनको डायरेक्टली सॉल्व करके ये सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। फर्दर मोर सिंस द टोटल पॉपुलेशन साइज एंड कांस्टेंट वन एज, जब टोटल पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट है तो एस ऑफ टी ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि एन में से बाकी सारे माइनस कर दे तो एस ऑफ टी निकल आएगा। Therefore, the local stability of one can be studied through the remaining coupled system of state variable। तो इसलिए फिर जो लोकल स्टेबिलिटी है वो जो रिमेनिंग कपल सिस्टम है उससे कैलकुलेट की जा सकती है, नेमली द वेरिएबल ई आई पी एंड एच इन वन, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं ई आई पी और एच उससे लोकल स्टेबिलिटी इनकी कैलकुलेट की जा सकती है। जैकोबियन मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू दीज वेरिएबल्स इज द फॉलोइंग वन, इसका जो जैकोबियन मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल होगा। ये जैकोबियन मैट्रिक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ये जो पांच टर्म्स है इक्वेशन है ई आई पी एंड एच, ये हमारे पास जो पांच इक्वेशन है ई आई पी और एच, इनका पहले ई में ये जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ई लेंगे, फिर उसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आई लेंगे, फिर पी और एच इस तरह पार्शियल डेरिवेटिव बारी बारी ये जो चार वेरिएबल है उनसे लेंगे तो पहली रो बन जाएगी। फिर सेकंड इक्वेशन जो ई आई वाली है डी आई बाई डी टी वाली जो राइट साइड है उनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ई आई पी और एच लेंगे, जो सेकंड रो बन जाएगी। इसी तरह थर्ड बन जाएगी जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ये लेंगे, पी का यानी डी पी बाई डी टी की राइट साइड है उसका पार्शियल डेरिवेटिव जब इन वेरिएबल से लेंगे तो ये थर्ड बन जाएगी। फिर इसी तरह डी एच बाई डी टी की जो राइट साइड है उनका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। वेयर ओमेगा, ओमेगा पी एंड ओमेगा एच आर डिफाइंड इन थ्री,
तो ओमेगा जो है वो ऊपर डिफाइन किए गए हैं 3 with आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इसकी आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह आइगन वैल्यूज हम करते होते हैं कोई मैट्रिक्स ए की ए माइनस लेमडा आई का मॉड, इसी तरह जे एम माइनस लेमडा आई कैपिटल आई का मॉड लिखें, वो डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा और उससे फिर ये फोर्थ ऑर्डर ये पोलिनोमियल बन जाएगी, जिसमें ये कोफिशेंट A1 है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A3 और A4 इस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी। Next, by using the linear chipper test, all the roots are negative or have negative real part if and only if the following conditions are satisfied। ये जो linear chipper test है इसके मुताबिक यानी कि ये जो सिस्टम है linearized सिस्टम होगा, ये जैकोबियन का इसका जो हमारे पास यानी कि सिस्टम है इसकी जो रियल पार्ट्स हैं आइगन वैल्यूज़ के वो नेगेटिव होंगे या नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, कब होंगी, जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे। ये आइगन वैल्यूज़ के रियल पार्ट नेगेटिव या आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव क्यों प्रूव करते हैं, क्योंकि जब आइगन वैल्यूज़ अगर किसी मैट्रिक्स की वो जो सिस्टम बनता है उसमें अगर किसी की आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाए या आइगन वैल्यूज़ के रियल पार्ट नेगेटिव हो जाए तो वो जो सिस्टम है वो फिर ऑटोमेटिकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बन जाता है। AI positive or A1, A2, AT greater than 3. In order to check these conditions of Leonard test, we write the coefficients A1, A2 of the characteristic polynomial in the terms of the basic reproduction number given by this। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो E1, E2, E3 ये दिए हुए हैं इनको इन टर्म्स ऑफ R0 लिखने की कोशिश करेंगे। तो A1 तो यही सिंपल लिखा हुआ है, A2 ये देखें इस फॉर्म में R0 की फॉर्म में ये लिखा गया है, A3 फिर R0 की फॉर्म में इस तरह लिख दिया गया है और A4 R0 की फॉर्म में इस तरह लिख दिया गया है। Moreover, we also compute in terms of R0 the following expression A1, A2 minus A3। ये जब हमने कंप्यूट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि अगर R0 लेस देन 1 हो तो सारे A1, A2, A3, A4 ये सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि R0 लेस देन 1 है तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई, ये टर्म पॉजिटिव होगी, ये टर्म पॉजिटिव होगी और इसी तरह A1, A2 माइनस A3 में भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर R0 लेस देन 1 हो तो। From these previous expression, it is clear that if R0 less than 1, then the condition of Leonard-Chipper test are satisfied, and as a consequence, the disease-free equilibrium is stable। तो इसका मतलब है डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। इन द केस व्हेन आर नॉट ग्रेटर देन 1 वी हैव दैट ए 4 इज लेस देन 0। तो जब आर नॉट ग्रेटर देन 1 होगा तो A4 जो है वो लेस देन 0 होगा। क्योंकि R0 देखिए R0 अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो A4 नेगेटिव हो जाता है। Hence by using the scar rule of sign we conclude that at least one of the eigen value is positive, therefore the system is unstable। यानी जब R0 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो एक इसका पॉजिटिव रूट आ जाएगा, जब एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्यों डेस्कार्ट रूल ऑफ साइन यही है कि पोलिनोमियल जो भी दी हुई हो जितनी बार साइन चेंज करता है मैक्सिमम उतने रूल्स आते हैं। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता है तो आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक दफ़ा साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका एक पॉजिटिव रूट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। जब एक पॉजिटिव रूट का मतलब है एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो एक अगर पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ गई तो उसका मतलब यह है कि वो अनस्टेबल हो गया, डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम। इन कंक्लूजन वी हैव जस्ट प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम दैट इज ये जो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम आ रहा है लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा अगर आर नॉट लेस देन 1 हो और अनस्टेबल होगा अगर आर नॉट ग्रेटर देन 1 हो। यानी आर नॉट लेस देन 1 से ये जो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम है ये लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा और आर नॉट ग्रेटर देन 1 से ये अनस्टेबल हो जाएगा। Next, we investigate the sensitiveness of the COVID-19 model one with respect to the variation of each one of its parameters for the dynamic threshold 4। यानी कि सेंसिटिविटी उस मॉडल की देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर ज़्यादा सेंसिटिव हैं
रिप्रोडक्शन नंबर। एंडेमिक थ्रेशोल्ड का मतलब है यही है कि वो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, यानी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की हम सेंसिटिविटी चेक करेंगे कि वो किन किन पैरामीटर से ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव आगे सेक्शन है जी, sensitivity analysis. As we saw in section 3, the basic reproduction number for the model 1 which we propose in section 2 is given by 4. यानी जो basic reproduction number है वो फोर्थ इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। ये इधर देख सकते हैं, ये हमारे पास ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर का एक्सप्रेशन है। The sensitivity analysis of the endemic threshold for endemic threshold का मतलब वही basic reproduction number tells us how important each parameter is to disease transmission। ये हमें बताता है कि कितना जो कोई पैरामीटर है कितना सेंसिटिव है इस डिजीज की ट्रांसमिशन के लिए। This information is crucial not only for experimental design but also to data assimilation and reduction of complex models। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन है, ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस हम जो करते हैं ये ज़रूरी है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए। कि जब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जब हम कोई बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ये तो पता हो कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। बट आल्सो डाटा सिमुलेशन, तो डाटा को भी इकट्ठा करने के लिए, फिर डाटा कौन कौन सा डाटा इकट्ठा किया जाए, फिर कौन कौन से आगे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएँ उसके लिए। रिडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स मॉडल्स, यानी कम्प्लेक्स मॉडल्स को भी कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ये वो सारी चीज़ें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमने लाजमी मॉडल्स में इंट्रोड्यूस करवाने हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज commonly used to determine the robustness of model predictions to parameter values। सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो मॉडल की प्रिडिक्शंस की रोबस्टनेस के लिए। रोबस्टनेस का मतलब है कि कितनी प्रिडिक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगी इस पैरामीटर वैल्यूज़ को यूज़ करके, कितनी प्रिडिक्शन अच्छी होगी। सेंसिटिविटी एनालिसिस उसके लिए भी नॉर्मली यूज़ किया जाता है। सिंस देयर आर यूजुअली एरर्स इन कलेक्टेड डाटा एंड प्रज्यूम्ड पैरामीटर वैल्यू, तो आम तौर पे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है और जो रियल होता है और पैरामीटर की वैल्यू जो अज्यूम की जाती है उनके दरमियान कुछ ना कुछ एरर होता है। यानी कि जो रियल केसेस हैं और जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल से वो ग्राफ बनते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें एरर ज़रूर आ रहा होता है। टू यूज टू डिस्कवर पैरामीटर दैट हैव अ हाई इम्पैक्ट ऑन द थ्रेशोल्ड और नॉट, यानी ये यूज़ किया जाता है वो उन पैरामीटर को देखने के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं और नॉट पे। शुड बी टारगेटेड बाई इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, और या कंट्रोल स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाए तो उन पे फोकस किया जाए, उनको टारगेट किया जाए। मोर एक्यूरेटली सेंसिटिविटी इंडिसेस अलाउज अस टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल व्हेन अ पैरामीटर चेंज। तो यानी सेंसिटिविटी इंडिसेस हमें क्या बताता है कि जब कोई पैरामीटर वैल्यू चेंज होती है तो उसके मुकाबले में कोई भी जो वेरिएबल है उसमें कितनी चेंज आती है। For that purpose we use the normalized forward sensitivity index of a variable with respect to a given parameter। तो उसके लिए ये नॉर्मलाइज्ड फॉरवर्ड सेंसिटिविटी इंडेक्स किसी वेरिएबल का यूज किया जाता है, विच डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल टू द रिलेटिव चेंज इन द पैरामीटर। यानी नॉर्मलाइज्ड जो फॉरवर्ड सेंसिटिविटी इंडेक्स है वो कैसे डिफाइन किया जाता है कि रेशियो ऑफ द रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल टू द रिलेटिव चेंज इन द पैरामीटर, यानी कि जो चेंज आती है वेरिएबल में और जो चेंज आती है करस्पॉन्डिंग पैरामीटर में, इन दोनों की जो रेशियो है वो सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है। देन द सेंसिटिविटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। C1718, यानी उसमें ये देखी जा सकती है ये डेफिनेशन। द नॉर्मलाइज्ड फॉरवर्ड सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ आर नॉट विच इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर थीटा इज डिफाइंड एज। तो सेंसिटिविटी इंडेक्स इस तरह फार्मूले से ये डिफाइन की जाती है, ये कैलकुलेट भी की जा सकती है। द वैल्यूज ऑफ द सेंसिटिविटी इंडेक्सेस फॉर द पैरामीटर वैल्यूज ऑफ टेबल 1, यानी टेबल 1 में जो पैरामीटर वैल्यूज दी हुई हैं उनको यूज़ करके सेंसिटिविटी, ये जो टेबल 1 में पैरामीटर वैल्यूज हैं इनको यूज़ करके तो सेंसिटिविटी जो इंडेक्सेस हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं जी। और वो कैलकुलेट किए हुए आर प्रेजेंटेड इन टेबल 2। ये टेबल 2 में ये सारे सेंसिटिविटी इंडेक्सेस कैलकुलेट हुए हैं।
These values have been determined experimentally in such a way that the mathematical model describes well the real data giving rise to figures 4, 2 and 3। यानी ये जो है ये जो पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं ये डिटरमिन की गई हैं किस तरह, जब फिगर 2 में रियल डाटा और एस्टिमेटेड डाटा, ये देखें यहाँ पे कन्फर्म्ड केसेस पर डे, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे ये रियल डाटा और एस्टिमेटेड जो कर्व है उसको फिट करके तो इधर से पैरामीटर ये किए गए हैं, एस्टिमेट किए गए हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा कि द फिगर द नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस, द ग्रीन लाइन करस्पॉन्ड्स टू द रियल डाटा, ये जो ग्रीन लाइन है ये रियल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम रिपोर्ट्स ये जेन्युइन से जो किए गए हैं। व्हाइल द ब्लैक लाइन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकली द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस 1, तो जो ब्लैक लाइन है वो उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह ये रियल डाटा ये है और एस्टिमेटेड डाटा जो है हमारा ये ब्लैक कर्व में रिप्रेजेंट किया गया है जी। इसी तरह जो फिगर 2 फिगर 3 है इसमें भी देखें नंबर ऑफ कन्फर्म्ड डेथ्स पर डे, यानी कि जो डेथ हुई है पर डे जो डेथ्स हैं इसमें वो ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई हैं, और ये जो ब्लैक लाइन है ये वो उसके वो जो हमारे पास डेथ की इक्वेशन है उसको सॉल्व करके तो ये हमारे पास कर्व बनाई गई है, ये फिट की गई है उस पे इस रियल डाटा पे फिट की गई है। अदर वैल्यूज़ फ्रॉम द पैरामीटर्स कैन बी फाउंड इन एंगुलर एटल, दूसरी वैल्यू जो है ये उन्होंने दिया है जी, एक टेबल दिया रेफरेंस उधर से ये कैलकुलेट की जा सकती है। नोट दैट द सेंसिटिविटी इंडेक्स may depend on several parameters of the system but also be constant independent of any parameter, यानी कि ये बहुत सारे पैरामीटर्स में सेंसिटिविटी इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है लेकिन बाकी जो है फिक्स रख लिए जाते हैं, कोई एक पैरामीटर जो है वो वेरी करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी इंडेक्स +1 मीन्स द इंक्रीजिंग थीटा बाय गिवन परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑलवेज आर नॉट बाय द सेम परसेंटेज, यानी ये जो सेंसिटिविटी इंडेक्स अगर +1 आया हुआ हो तो उसका मतलब ये है कि अगर आर नॉट ये थीटा ये जो पैरामीटर है ये जब इंक्रीज करेगा तो आर नॉट भी उसी परसेंटेज से इंक्रीज करेगा। द एस्टिमेशन ऑफ अ सेंसिटिव पैरामीटर शुड बी केयरफुली डन, यानी कि जो सेंसिटिव पैरामीटर है वो इतिहास से वो एस्टिमेट किए जाए, सिंस अ स्मॉल परटर्बेशन इन सच पैरामीटर लीड्स टू रिलेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी जो चेंज है वो बहुत सारी आगे रिजल्ट में चेंज कर देती है। ऑन द अदर हैंड द एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर विद अदर स्मॉल वैल्यू फॉर द सेंसिटिविटी इंडेक्स डज नॉट रिक्वायर एज मच अटेंशन टू एस्टिमेट, तो जिस पैरामीटर का सेंसिटिविटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा छोटा है उसको इतने फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें वार नॉट की वजह से कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आ रही होती, बिकॉज अ स्मॉल परटर्बेशन इन दैट पैरामीटर लीड्स टू स्मॉल चेंजेस। जो थोड़ी परटर्बेशन है किसी पैरामीटर में वो थोड़ी चेंजिंग लाती है। फ्रॉम टेबल 2 we conclude that the most sensitive parameters to the basic reproduction number of the COVID-19 model are beta, rho 1 and delta y। इन टेबल 2 से देखा जा सकता है ये जो पैरामीटर है ये ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो बीटा है इसका ये नंबर आ रहा है 0.963, ये भी ज़्यादा है। दूसरा आप रो 1 अगर देखें रो 1 भी 0.9 है, ये भी एक ग्रेटर नंबर है, यानी वो ये दोनों ग्रेटर नंबर है। और उसके बाद इसके से नीचे अगर देखें तो ये जो डेल्टा आई है इसके बाद ये डेल्टा आई आ रहा है जी, उसके बाद अगर देखें तो ये डेल्टा आई की ये वैल्यू है ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ये देखी जा सकती है जी। In concrete, an increase of the value of beta will increase the basic reproduction number by 96.3%, and this happened in a similar way for the रो पैरामीटर रो 1, यानी ये दोनों पॉजिटिव है बीटा और रो 1 के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर रिप्रोडक्शन नंबर को 10% इंक्रीज इनको 10% रिप्रोडक्शन नंबर इंक्रीज होगा
अगर ये बीटा जो है वो 9% इंक्रीज हो जाए, और इसी तरह ये जो डेल्टा आई है ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर ये डेल्टा आई 6% इंक्रीज हो, अगर ये 10% डेल्टा आई को इंक्रीज करें तो रिप्रोडक्शन नंबर अंदाजन 6% डिक्रीज होगा। ये स्टडी ऑफ वुहान, यानी न्यूमेरिकली हम ग्राफ देखेंगे और वो जो रियल डाटा है वुहान का, चाइना के सिटी वुहान का, उसका लेके तो फिर वो प्लॉट करेंगे, और जो मैथमेटिकल मॉडल से आउटकम्स आएंगी उनको भी प्लॉट करेंगे। वी परफॉर्म numerical simulations to compare the results of our model with the real data obtained from several reports published by WHO and Worldometer। यानी कि हम अपने मैथमेटिकल मॉडल के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कंपेयर करेंगे उस रियल डाटा से जो डिफरेंट WHO की रिपोर्ट्स में दिए गए हैं, या वर्ल्डोमीटर एक वेबसाइट है जिससे दिए गए हैं। The starting point of our simulation is 4 January 2020 day 0, यानी जो सिमुलेशन में डे 0 कहा गया है वो 4 जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है यानी जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ये 4 जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। When the Chinese authorities informed about the new virus, जब चाइनीज अथॉरिटी ने नए वायरस के बारे में बताया, with already 6 confirmed cases in one day, यानी एक दिन में जो 6 केसेस हो गए। From this period up to January 19 there is a less information about the number of people contracting the disease, यानी 4 जनवरी से 19 जनवरी तक कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कितने बंदे बीमार हो चुके हैं। ओनली ऑन जनवरी 20 वी हैव द रिपोर्ट विद 1460 न्यू रिपोर्टेड केसेस इन दैट डे। तो 20 जनवरी को यानी 1460 केसेस बताए गए कि इतने हो चुके हैं। 26 द डेड, और 26 जो है वो उसमें से फौत हो गए। दस द इंफॉर्मेशन गेन्ड मच मोर attention from 21st January with 39 confirmed cases and 38 द डेड। तो जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा अटेंशन करती है जो जनवरी 21 जनवरी का डाटा है, यानी जिसमें 1739 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे और उसमें 38 डेथ हो चुकी थी। अप टू 4 मार्च when the number in that day was as low as 11 and 7 respectively infected and dead after a peak of 3890 confirmed cases on January 27 January, एंड यानी कि जो कंफर्म्ड केसेस हो गए थे 27 जनवरी तक वो 3892 केसेस कंफर्म्ड हो गए थे, एंड अ पिक ऑफ 254 डेड ऑन 4 जनवरी, और 254 4 फरवरी को 254 की डेथ हो चुकी थी। हेयर वी फॉलो द डाटा ऑफ द डेली रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय 5, यानी इस 5 में जो डेली रिपोर्ट्स का डाटा डेली के डेली आ रहा था वो हम इसमें फॉलो किया गया जी। वी शो दैट आवर मॉडल 19 describes well the real data of daily confirmed cases during the 2 months outbreak, 6 days to precise from January 4 to March 9, यानी यहाँ पे जो हम शो करेंगे जो 2 माह का डाटा है यानी जनवरी 4 से लेके मार्च 9 तक 66 का डाटा वो शो किया गया है। आप देखें यहाँ पे यही चीज़ ये देखें 66, यहाँ पे 70 तक है डोमेन, लेकिन 66 तक ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये 4 जनवरी से लेके 9 मार्च तक ये डाटा प्लॉट किया गया है इसमें। The total population of is Wuhan is about for 11 million तकरीबन, यानी वुहान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 11 मिलियन है। ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू क्वारंटाइन इन द सिटी। तो आउटब्रेक के दौरान रिस्ट्रिक्शन थी क्वारंटाइन की वजह से कि कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है। द कॉन्सिक्वेंस देयर वाज अ लिमिटेशन ऑन द स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि उसके नतीजे में फिर डिजीज़ जो है उस वो कुछ कम हुई, कम फैली हो। In agreement in our model we consider as the total population under study n is equal to 11 million over 250, यानी इस मॉडल में जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 11 मिलियन over 250 कंसिडर की जाए। दिस डिनोमिनेटर डिटरमिन इन द फर्स्ट डेज ऑफ द
outbreak and later has been proved to be correct value. तो ये जो डिनोमिनेटर है ये यानी कि उसमें यूज़ किया गया कि डेज जितने आउटब्रेक के हैं उस पे ये डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द रियल डाटा पब्लिश्ड बाय WHO इट इज़ एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये एक मुनासिब वैल्यू थी उस मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन जब लगाई गई कि क्या एज द इनिशियल कंडीशन द फॉलोइंग वैल्यूज हैव बीन फिक्स्ड। इनिशियल कंडीशन जो जब डाटा को सिमुलेट किया गया यानी ग्राफ बनाया गया तो ये इनिशियल कंडीशन ली गई। एस नॉट जो है वो एन में से 6 माइनस करके लिया गया, ई नॉट 0 लिया गया, आई नॉट 1 लिया गया, ये सारी इनिशियल वैल्यूज ली गई उसमें की। We would like to mention that there exist gaps in the reports of WHO at the beginning of the outbreak। यानी कि जो WHO की रिपोर्ट थी शुरू में उसमें कुछ गैप्स आ रहे थे। For completeness we give here the list of number of confirmed cases in Wuhan per day। तो ये जो लिस्ट है वुहान में जो पर डे के केसेस हैं उसके लिए ये लिस्ट दी गई है करस्पॉन्डिंग टू द ग्रीन लाइन ऑफ फिगर 2। यानी फिगर 2 की जो ग्रीन लाइन है वो इस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। एल सी क्या है, नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस। यानी ये जो ग्रीन लाइन है ये उस कंफर्म्ड केसेस को रिप्रेजेंट कर रही है जो यहाँ पे दिए गए हैं, और जो एल डी है वो डेड इंडिविजुअल्स पर डे को रिप्रेजेंट कर किए गए हैं जो फिगर 3 में दी गई है। ये रेड लाइन ये हमारे पास फिगर इसको डेड नंबर ऑफ डेड पीपल को शो कर रही है पर डे के हिसाब से, यानी एक्चुअल जो केसेस हैं। लिस्ट LC and LD have 66 number where LC0 represent the number of confirmed cases 4 January and LC65 the number of confirmed cases 9 March। यानी L0 जो है वो जो जीरो डोमेन में आ रहा है वो 4 जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 65 है वो 9 मार्च को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह LD जो है वो डेथ्स हैं 4 जनवरी को जो हुई थी, और जो 65 है वो डेथ्स बताई गई हैं जो 9 मार्च को हुई थी जी। Conclusions and discussion। Classical models consider SIR populations. Here we have taken into consideration the super spreader, hospitalized and fatality classes। यानी SIR मॉडल तो वो सिंपल क्लासिकल मॉडल है जो ऑर्डिनरी मॉडल है उसमें सुपर स्प्रेडर की क्लास इंक्लूड की, हॉस्पिटलाइज्ड की और फैटेलिटी की क्लास इंक्लूड की गई उसमें। सी फार्मूला टू वही जो मैथमेटिकल मॉडल है, गिव द नंबर ऑफ टेस्ट। Our model is an ad hoc compartmental model of the COVID-19 taking into account its particularities, some of them still not well known, giving a good approximation of the reality of Wuhan outbreak। See figure। यानी कि ये जो मॉडल है ये एक ख़ास इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पे जो रियल केसेस हैं वो मॉडल के साथ बहुत अच्छे जो मॉडल की आउटकम्स हैं उनके साथ बहुत मैच कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मॉडल आउटकम जो है वो रियल केसेस के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। एंड प्रिडिक्टिंग और डिमिनिशिंग ऑन द डेली नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस ऑफ द डिजीज़। और यानी डेली नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस जो हैं उनको ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। दिस इज इन एग्रीमेंट विद अवर assumption computations of the basic reproduction number in section 4 the surprisingly obtained less than 1। और ये मैच करता है जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर हमने निकाला क्योंकि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर भी इधर जो निकाला है वो 0.9 समथिंग है, और उससे फिर ये ग्राफिकल रिजल्ट्स मैच करते हैं क्योंकि ग्राफिकल रिजल्ट्स में भी यही शो कर रहे हैं कि ये दिन ब दिन जो डेली केसेस हैं ये डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन नंबर भी यही है कि ऑन एवरेज 0.9 है, यानी ऑन एवरेज एक जो बीमार बंदा है वो लेस दैन 1 बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो बीमारी यानी डिक्रीज हो रही है। Moreover, it is worth to mention that our model fits also enough well the real data of daily confirmed deaths as shown in figure 3। यानी जो मॉडल है वो डेली confirmed deaths पे भी ये फिट हो रहा है, ये इस तरह इनको रिप्रेजेंट कर रहा है।
Our theoretical finding and numerical results adapt well to do real data reflects or reflected the reality in Wuhan, China। यानी जो मॉडल आउटकम्स हैं वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी रियलिटी को सही नहीं बता रहे हैं जो वुहान में। द नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन रेलिवेंट टू गिव एन एस्टिमेट ऑफ द इंटेंसिव केयर यूनिट needed, यानी कि जो हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन हैं वो बता रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज पर्सन है, जो आईसीयू में पर्सन है, उनको बता रहे हैं। सम प्रीलिमिनरी सिमुलेशन इंडिकेट दैट दिस वुड बी यूजफुल फॉर हेल्थ अथॉरिटीज़। कुछ जो इससे पहले सिमुलेशंस की गई हैं उनमें बताया गया है कि ये हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए जो बहुत यूजफुल है। और मॉडल कैन आल्सो बी यूज टू स्टडी द रियलिटी ऑफ अदर कंट्रीज हुज आउटब्रेक्स आर करंटली ऑन द राइज। ये जो मॉडल है ये उन मुल्कों के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है जिनमें अभी तक कोविड-19 के केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। वी क्लेम दैट सम मैथमेटिकल मॉडल्स लाइक द वन वी हैव प्रपोज्ड हियर विल कंट्रीब्यूट टू रिवील सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पेंडेमिक। यानी कि यहाँ ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनकी जगह उनकी तरह ये भी जो मॉडल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जाहिर कर रहा है जो किसी भी मुल्क के डिजीज़ के, यानी अगर ये अप्लाई किया जाए। ऑफ कोर्स दिस इन्वेस्टिगेशन हैज सम लिमिटेशंस being the first on the relatively recent spread of the new coronavirus and therefore the limited data accessible at the beginning of this study। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है कुछ उसमें लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ उसमें हर्डल्स इस इन्वेस्टिगेशन में पाई गई हैं। कौन सी? जो हमारे पास जो रीसेंट स्प्रेड है कोरोना वायरस की वो, और जो लिमिटेड डाटा शुरू में जो लिमिटेड डाटा था एक्सेसिबल नहीं था, जो हमें पता नहीं था, इस वजह से वो ये जो लिमिटेशन है ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। इन फ्यूचर वी कैन डेवलप फर्दर दिस प्रोटोटाइप, यानी फ्यूचर में ये दोनों ये गैप जो है वो ख़त्म किए जाएंगे और ये डाटा इकट्ठा किया जाएगा। Even with these shortcomings, the model can be useful due to the high relevance of the topic। इसके बावजूद ये जो मॉडल है वो यूज़फुल हो सकता है इस टॉपिक में, यानी रिलेटिव हो सकता है, रेलिवेंस दे सकता है, यानी कि बहुत अच्छा ये इम्पैक्ट दे सकता है, इससे रिजल्ट्स डिड्यूस किए जा सकते हैं। फाइनली वी सजेस्ट न्यू डायरेक्शन फॉर फर्दर रिसर्च, यानी फर्दर रिसर्च के लिए एक नई डायरेक्शन दी जाएगी। कौन सी? द ट्रांसबिलिटी फ्रॉम एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल के एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल से जो ट्रांसमिशन हो रही है वो डिस्कस की जाएगी। कंपेयर इन द नियर फ्यूचर रिजल्ट्स विद अदर मॉडल्स, यानी दूसरे मॉडल के साथ ये जो इस मॉडल के रिजल्ट्स हैं वो कंपेयर किए जाएंगे। कंसिडर सब पॉपुलेशन रिलेटेड टू एज जेंडर, यानी पॉपुलेशन को मज़ीद डिवाइड किया जाएगा जेंडर में, एज में, कि एज के लिहाज से और यानी मेल फीमेल के लिहाज से वो इंट्रोड्यूस प्रिवेंटिव मेजर्स इन दिस कोविड-19 एपिडेमिक फॉर फ्यूचर वायरसेस, और प्रिवेंटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे इस मैथमेटिकल मॉडल में वायरस के लिए। Integrate into the model some imprecise data by using fuzzy differential equation, एक fuzzy differential equation को यूज करके तो इस मॉडल को सॉल्व किया जाएगा। इंक्लूड द वायरल लोड ऑफ इन्फेक्शन इनटू द मॉडल, यानी वायरल जो वायरस की क्लास है वो भी इंक्लूड की जाएगी इसमें ये फर्दर स्टडी के लिए।